हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का एनसीईआरटी की बुक में गिवन टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में और बिल्कुल एक एक चीज़ की डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक कब करिएगा? जब आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर उसके बाद पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल वर्ड है, पोटेंशियल वर्ड बहुत सुना हुआ है। तो पोटेंशियल से मतलब क्या है कि किसी में कोई काम करने की कितनी कैपेसिटी है। किसी ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, तो हम कहते हैं कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल है मतलब उसमें कोई भी एक्शन करने की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है, उसमें वर्क करने का या एक्शन करने की कितनी कैपेसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ स्टोर्ड एनर्जी, कि किसी चीज़ में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, हम अगर हमारे पास एक बो है और उसकी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं? स्ट्रेच। एक हमारे पास क्या है? अगर बो है और उसकी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं और उसमें एक एरो लगा हुआ है। तो जैसे स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया तो उसमें क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। उस स्ट्रिंग में क्या आ गई? हमने वर्क किया, वर्क करके उस स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया। जैसे स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो वो जो वर्क है वो उस स्ट्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। फिर जैसे उस स्ट्रिंग को हम रिलीज़ करेंगे, उस बो को हमने स्ट्रेच किया, जैसे स्ट्रिंग को रिलीज़ करेंगे तो उसके अंदर जो एरो है, एरो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बहुत ही स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे ही हमने स्ट्रिंग को रिलीज़ किया तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से ही जो हमारा एरो है उसने क्या किया? हाई स्पीड में मोशन किया। तो मतलब हमने क्या किया? वर्क स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और जब फिर से उसको रिलीज़ किया तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। इसी टाइप से जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसलोकेशंस है। हमारे अर्थ के क्रस्ट बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें डिसकंटिन्यूएशन है, डिसलोकेशंस है। और इस डिसकंटिन्यूएशन और डिसलोकेशंस को हम क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइन्स। और वो जो फॉल्ट लाइन है हमारे अर्थ के अंदर क्या है? बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है। ये जो फॉल्ट लाइन्स है, ये फॉल्ट लाइन किस टाइप से बिहेवियर करते हैं? लाइक कंप्रेस्ड स्प्रिंग। वो कैसे बिहेव करती है? कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह। और उस कंप्रेस्ड स्प्रिंग में बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। मतलब वो जो फॉल्ट लाइंस है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। और जब भी वो फॉल्ट लाइंस, ये जो अर्थ के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है, जब भी एक दूसरे को एडजस्ट करती है, मतलब अपनी पोजीशन अगर चेंज करती है, एक दूसरे से टकराती है, तो उसी की वजह से क्या आता है? अर्थक्वेक। क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जब वो अपने आप को रीएडजस्ट करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उनकी एनर्जी रिलीज़ होती है। और उस एनर्जी की वजह से ही क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा हमने? कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई एनर्जी स्टोर्ड है, अब वो एनर्जी स्टोर किस वजह से रहेगी? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन एंड कन्फिगरेशन। उसके पोजीशन की वजह से या उसके अरेंजमेंट की वजह से, कि उसका किस टाइप से हमने अरेंजमेंट किया है या उसकी क्या पोजीशन है, तो उसकी पोजीशन और कन्फिगरेशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी कन्फिगरेशन मतलब उसके अरेंजमेंट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड एनर्जी को ही हमने क्या कहा है? पोटेंशियल एनर्जी।
तो अब अगर अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, हमने सपोज कर लिया अर्थ पर, ये हमारी सपोज करो ये क्या है, अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। इस अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो अर्थ इस पर क्या अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, mg। अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, mg। अब अगर हम इसको, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ले जाते हैं, थोड़ी सी हाइट पर ले जाते हैं, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाए, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर ले जाए, और ये जो हाइट है ये अगर अर्थ के रेडियस से बहुत कम है, हमें पता है अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6.4 × 10⁶ मीटर, अप्रोक्सीमेट इतना होता है अर्थ का रेडियस, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 64 मिलियन मीटर के इक्वल है। तो अगर हम क्या करें, हम इस अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट को 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 10-20 मीटर अगर ऊपर नीचे ले भी जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हाइट है ये अर्थ के रेडियस की कंपैरिजन में कैसी है, बहुत ही कम है। हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो वेरिएशन इन जी का जो वेरिएशन है वो हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो जी है वो अर्थ के सरफेस या नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के आसपास कैसा है, कांस्टेंट। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस के पास में कैसी है, कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। और अर्थ के सरफेस के पास में मतलब जो जी की या जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इस RE अर्थ के रेडियस से बहुत कम होना चाहिए। मतलब अगर 100 मीटर भी है, 1000 मीटर भी है, तो वो अर्थ के रेडियस से तो कैसे है, बहुत कम है। तो हमने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा था, अर्थ के सरफेस पर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। क्या, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, mg ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। वो mg ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ ले जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को मुझे लाना है इस हाइट पर, कितनी हाइट है ये, h हाइट पर हमें ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। ऑब्जेक्ट को हमें क्या कहाँ लाना है, h हाइट पर लेकर आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg। तो mg फोर्स तो लग रहा है ऊपर, तो अगर हमें उसे नीचे ले जाना है, सपोज करो मैं अर्थ लगा रही डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स, और अगर हम भी अपवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगाए तो अर्थ ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा क्या, बताओ जल्दी से, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना ही ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, जहाँ पर है वहीं पर है रहेगा। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना है, कहाँ पर ले जाना है, h हाइट पर ले जाना है। तो h हाइट पर ले जाने के लिए हमें जो फोर्स लगाना है वो फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को h हाइट पर अगर ले जाना है तो h हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए अर्थ जितना फोर्स लगा रही है उससे तो हमें ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो हम ऊपर ले जाएंगे, नहीं तो हम ऊपर ले जा पाएंगे क्या, नहीं ले जा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो अगर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, 50 न्यूटन। हमने कंसिडर कर लिया कि ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, 50 न्यूटन। तो हम कितना फोर्स लगाएंगे, हम लगाएंगे 50.000001 न्यूटन। हम 50 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा, ये भी 50 न्यूटन है और ये कितना है, 50.00001 न्यूटन। तो हमने क्या किया, 50 न्यूटन से ज़्यादा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल इतना सा ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। तो ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट उसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेट ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि हम उसको ऊपर ले जाने के लिए भी कितना फोर्स लगाएंगे, mg ही फोर्स लगाएंगे। जितना अर्थ ने नीचे फोर्स लगाया हम उसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन वो
अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि अगर हमें ऊपर ले जाना है तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, mg फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में हम mg फोर्स लगाते हैं क्या? नहीं, हम mg से थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि थोड़ा सा ही ज़्यादा क्यों लगा रहे? अगर अर्थ mg 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे तो हम 100 का लगा दो डायरेक्ट, तो फटाफट जल्दी पहुंच जाएगी। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं करना है। क्यों नहीं एक्सेलरेट करना है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो गया, अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो गया तो जो हम वर्क करेंगे वो वर्क ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में थोड़ा सा खर्च हो जाएगा। वो जो हमने वर्क किया, क्या वर्क किया? ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से h हाइट तक ले जाने में। तो अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो गया तो एक्सेलरेट हो जाएगा तो हमारा वर्क ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में खर्च हो जाएगा। लेकिन हम तो क्या चाहते हैं कि हम जितना भी वर्क करें वो सारा की सारा वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसलिए हम इतना सा फोर्स लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट बहुत धीरे, बिल्कुल बहुत ही धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए, जिससे उसमें एक्सेलरेशन ना आए और हम जितना भी वर्क करें वो सभी वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाए? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारा वर्क है, जो हमारा फोर्स है, वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल रहेगा? mg के इक्वल रहेगा। तो हम अप्रोक्सीमेट इक्वल मतलब mg ही कंसिडर कर लेंगे। और हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? h डिस्प्लेसमेंट किया। तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? fd cos थीटा। हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? fd cos थीटा। तो देखो, जब वर्क और फोर्स, या यूँ कहें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 0। थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। जब दोनों की डायरेक्शन सेम तो थीटा की वैल्यू 0, तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? जो 3 वैल्यू है हमारे पास, एक वैल्यू है cos 0, एक वैल्यू है cos 90 और एक वैल्यू है cos 180। इन 3 वैल्यू का हमें बहुत यूज़ होता है और मैं पहले भी बता चुका हूँ। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। देखो वो cos 0, वो उसको इतना कोसा, वो 0 था तो उसको बहुत कोसा लोगों ने, इतना कोसा कि वो क्या बन गया? 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1, नंबर 1 बन गया वो। तो cos 0 की वैल्यू 1। तो 90 उसका अपोजिट, कि cos 0 की वैल्यू अगर 1 है तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो अब 1 भी हो गया, 0 हो गया। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? cos 180 की। तो हमने सोचा क्या दे उसे? तो चलो हमने दे दिया उसे -1। cos 0 की वैल्यू 1 थी, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 180 की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमें यहाँ दिख रहा है कि cos 0 है तो वर्क cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? fd। अब अगर सपोज करो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल कितना है बताओ, जल्दी से बताओ। 180। तो अगर cos की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है अगर 180, अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? fd इंटू -1, या वर्क इज इक्वल टू -fd। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाता है? माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये मैं चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा, ये तुम आप चीज़ ध्यान रखना कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क कितना रहेगा? fd, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क कितना रहेगा? -fd। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर ले जा रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट को हाइट ले जा रहे हैं h हाइट पर। तो वर्क डन करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब? देखो ऑब्जेक्ट को हम ले जा रहे हैं ऊपर, हम ले जा रहे हैं ऊपर, तो हम क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। हम क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। तो हम ऊपर ले जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी किधर लग रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर और हम भी फोर्स कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? fd। अब फोर्स कितना लगाएंगे हम? mg। हम फोर्स कितना लगाएंगे? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? we से। तो we इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? mgh। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस h हाइट तक ले जाने में हमने कितना वर्क डन किया? mgh। और ये जो वर्क डन है वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी, मतलब h हाइट पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, mgh। h हाइट पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, mgh, क्योंकि ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो h हाइट पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब अगर हम किसकी बात करें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हम किसकी बात करें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो h हाइट पर ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, हम h हाइट तक ले गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एंगल है 180। तो Wg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -fd। अभी बताया अगर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो तो कितना होता है, -fd। f की वैल्यू कितनी है, mg, और d कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, -mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, -mgh। लेकिन हमें पता है mgh ही किसके इक्वल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो mgh है वही किसके इक्वल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इस mgh की स्पेस पर मैं wa लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो ये mgh किसके इक्वल है, wa के इक्वल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया वो किसके इक्वल है, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया उसके माइनस के इक्वल है। और इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। तो हम क्या कहें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी रहेगी, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, -mgh। हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हुई mgh, इस mgh पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल रहेगी, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस WGH की वैल्यू कितनी है, -mgh। तो यहाँ मैंने लिख दिया -mgh। तो -mgh माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, -mgh। तो हमने क्या कहा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh, और h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, VH से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VH। VH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो किसका फंक्शन है, हाइट का फंक्शन है, कि अगर हाइट चेंज होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी VH इज इक्वल टू कितना है, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो हमने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, h हाइट पर ले जाना है, तो h हाइट पर ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी VH इज इक्वल टू क्या है, mgh। अगर अब इस VH का मैं क्या कर दूँ, इन डेरिवेटिव निकालूँ, या यूँ कहूँ कि डिफ्रेंशिएशन करूँ, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। ये हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, VH की वैल्यू कितनी है, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी VH इज इक्वल टू कितनी है, mgh। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, मतलब मैंने लिखा d/dh VH। तो यहाँ पर h के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m जो है वो है कांस्टेंट एज इट इज़, g है कांस्टेंट एज इट इज़, और h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1। h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो, 1। उस 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, माइनस साइन।
दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, माइनस साइन। लेकिन हमें तो पता है ये जो mg है ये किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। ये जो mg है ये किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया f। और यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेंगे तो उसे पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से अगर मुझे किसकी बात करनी है, ये f क्या है, f क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल आया, डेरिवेटिव ऑफ, डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किया किसका, VH का। तो डेरिवेटिव माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ VH इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल है, VH के डेरिवेटिव के माइनस के इक्वल, माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ VH और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बात आ गई। अब हमने क्या कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, h हाइट पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। h हाइट पर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अब यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ और बिल्कुल अर्थ के सरफेस से टकराने वाला है, ठीक है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस से टकराने वाला है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उसमें से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में, रेस्ट में था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो गई, 0, u की वैल्यू हो गई 0, तो v² माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a क्या है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक ही स्पेस पर मुझे लिखना पड़ेगा g। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल रहेगा, हाइट के इक्वल। तो s की स्पेस पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, h। तो v² इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2gh। v² इज इक्वल टू कितना है, 2gh। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ m से, तो हाफ m 2gh, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो हाफ m v² इज इक्वल टू कितना आ गया, mgh। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे इक्वेशन में हाफ m से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हाफ m से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हाफ m से मल्टीप्लाई किया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हाफ mv² इज इक्वल टू कितना आ गया, 2g mgh। अब ये हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और 2gh क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब हम उसको h हाइट से रिलीज करेंगे तो जैसे ही वो अर्थ के सरफेस से टकराने वाला रहेगा तो इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे जैसे नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन की वजह से, जी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर बिल्कुल अर्थ से जब वो टकराने वाला है तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो F है वो किसके इक्वल है, हमने देखा F इक्वल है किसके, माइनस v dvh अपॉन dh। F किसके इक्वल है, माइनस dvh अपॉन dh। अगर इसको हम वन डायमेंशन के लिए लिखे तो वन डायमेंशन के लिए क्या लिखेंगे, f x इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। वन डायमेंशन के लिए, x डायरेक्शन के लिए लिख दिया, तो वन डायमेंशन के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एक्स अपॉन डी एक्स। अब ये dx इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी वी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लिया और यहाँ भी इंटीग्रेशन लिया। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, एक्स आई से एक्स एफ। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, एक्स आई से एक्स एफ तक करेंगे।
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है, क्या पता है कि डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, ये जो माइनस साइन है वो तो बाहर एज इट इज़, और dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, vi से vf। फिर हम क्या करेंगे, इस v की स्पेस पर अपर लिमिट लिखेंगे, तो v की स्पेस पर मैंने लिख दिया अपर लिमिट क्या है, vf माइनस, फिर क्या आएगा माइनस का साइन, और फिर इस v की स्पेस पर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, तो इस v की स्पेस पर मैंने लिख दी लोअर लिमिट। अब इस माइनस के साइन को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पता है जब हम माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो ये वी आई है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो वी एफ है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें जो हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन कैसे, फोर्स के अगेंस्ट होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। जो वर्क डन हमने किया, वर्क डन हम करेंगे तो कैसा फोर्स रहेगा वहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या है, जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास अभी यहाँ पर लास्ट में क्या वैल्यू है, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ। ये वैल्यू आई हमारे पास क्या आई, वी आई माइनस वी एफ। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फाइनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो वर्क डन रहेगा, वर्क डन कैसे फोर्स के अगेंस्ट होगा या कैसे फोर्स के द्वारा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके लिए हम एक बात और एग्जांपल देखते हैं कि देखो यहाँ पर हमने ये एच हाइट थी, एच हाइट से हम वहाँ पर लाए तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एम जी एच के इक्वल आया। और यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2gh, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2gh। ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब इसके पहले वाले चैप्टर में हमने इंक्लाइंड प्लेन के लिए पढ़ा था कि ये अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब जब यहाँ से उसको रिलीज करेंगे तो ये इनिशियली रेस्ट में है, मतलब v की वैल्यू तो u की वैल्यू तो क्या है 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसने कितनी हाइट कवर की, उसने हाइट कवर की h। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, h डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद a की स्पेस पे क्या लिखना पड़ेगा, g, u तो है 0, तो यहाँ से v फिर से कितना आगे जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और यहाँ पर हम फिर से अगर दोनों साइड क्या करें, हाफ m से मल्टीप्लाई, इधर भी हाफ m से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी हाफ m से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ m 2gh। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ पर ये इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आया, जो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना। हम पाथ को देखते हैं क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट को कितना हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एस की स्पेस पे क्या लिखेंगे, एच, और ए की स्पेस पे क्या लिखेंगे, जी, क्योंकि एक्सीलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एम जी एच। यहाँ पर भी स्पीड कितनी आई, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू आई वैसे ही यहाँ पर भी वैल्यू आई, जैसी यहाँ पर वैल्यू थी और वैसे ही यहाँ पर वैल्यू है। और देखो तो यहाँ पर हमने ये पाथ लिया था और यहाँ पर हमने ये पाथ लिया, तो दोनों में स्पीड और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। ये कैसा वर्क है, यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास F इज इक्वल टू कितना लिखा है, माइनस डी वी अपॉन
डी टी। एफ इज इक्वल टू कितना लिखा है, माइनस डी वी अपॉन डी टी। इसी को हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। अगर हम इसको लिमिट के फॉर्म में ना लिखे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स यहाँ पर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एफ डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी। इस माइनस के साइन को इधर ले आते हैं, या यूँ करते हैं, ये डेल वी इधर माइनस में इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये एफ डी एक्स इधर प्लस में इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस। तो हमारे पास डेल वी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एफ डेल एक्स। यहाँ हम यूँ भी बोल सकते हैं कि पूरे इक्वेशन में माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेल वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एफ ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स कौन सा रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो डेल वी इज इक्वल टू कितना है, माइनस एफ डेल एक्स। इतना क्लियर है। अब हमें अगर निकालनी है इसकी क्या, एसआई यूनिट, तो v इज इक्वल टू कितना है, एम जी एच। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, जी क्या, एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस टू। और हाइट के लिए हम क्या लिखते हैं, एल। तो ये एल और एल कितना हो जाएगा, 2। तो एम एल टू टी माइनस टू। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। और यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका था, काइनेटिक एनर्जी का भी था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। और इसके एसआई यूनिट भी क्या रहेगी, जूल। जो किसकी एसआई यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, एम एल टू टी माइनस टू। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो किस पर डिपेंड करेगी, हाइट पर डिपेंड करेगी। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब उसमें कोई एक्सेलरेशन ना आए। फिर जब वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम वहाँ से रिलीज़ करेंगे जहाँ पर भी हम ले गए हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पर जो वर्क डन है वो कौन सा वर्क, वो जो फोर्स है, फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। फिर हमने क्या कहा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।